देखो बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत। आपकी राजनीति का पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। यानी इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है। पहले हम सबसे पहले इस चीज को देखेंगे, यानी कि दो ध्रुवीयता यानी कि हमारी क्या होती है, पृथ्वी। इस पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो ये राइट हैंड हमेशा क्या बताता है आपको, पूर्व दिशा। जो हमारा सीधा हाथ है वो कौन सी दिशा बताएगा, पूर्व दिशा। तो ये हो गई हमारी पूर्व। सीधे हाथ का जो हमारा होगा लेफ्ट हैंड वो क्या दिखाएगा आपको, पश्चिम। ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। हमारा सिर किस ओर जाएगा, हमेशा उत्तर की ओर। तो ये हो गया आपका उत्तर। और पैर कहाँ जाता है, पैर मेरा नीचे है तो कहाँ जा रहा है, दक्षिण। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। तो इस प्रकार से पृथ्वी के चारों कोनों पर जो दिशाएं होती है इनको हम किससे इंगित करेंगे, ध्रुव से। इनको क्या बोलेंगे, ध्रुव। तो ये वाला कौन सा ध्रुव हो गया हमारा, पूर्वी ध्रुव। ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। ये कौन सा होगा आपका, दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सा हो जाएगा आपका, पश्चिमी ध्रुव। तो इस प्रकार से आपको मालूम है कि पहला वर्ल्ड वार जब हुआ था 1914 से 1918 के बीच हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इसी प्रकार से दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच में हुआ। अब यहाँ पर जो देशों ने भाग लिए थे तो हम देखते हैं कितने देशों ने भाग लिए। आप इधर देखो 19 19 19 19, चारों जगह 19 कॉमन आ रहा है। तो ये जो कॉमन आ रहा है इसको हटा दो, यानी कॉमन इसको भूल जाओ। यहाँ देखो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 7। यानी पहले विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने भाग लिया था। इजीली याद रहेगा। अपन क्वेश्चन ने देखा हमने 1914 से 1918 के बीच में पहला वर्ल्ड वार हुआ था। तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया, अगर कभी भूल जाओ तो इस तरीके से याद रखना। 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7। यानी पहले विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, 37 देशों ने भाग लिया था। इसी प्रकार दूसरा वर्ल्ड वार जो है 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6। 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1। तो दूसरे वाले विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, 61 देशों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर देखा गया तो अमेरिका जो इस दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब शामिल हुआ था तो इसने जापान के ऊपर अटैक करा था। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में ने अमेरिका ने किसके ऊपर अटैक करा, जापान के ऊपर अटैक करा। तो अमेरिका की एक बिल्डिंग है जिसका नाम है पेंटागन। बिल्डिंग का नाम क्या हो गया, पेंटागन। पेंटागन बिल्डिंग के ऊपर जापान ने अटैक करा था, यानी पेंटागन बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस दौरान अमेरिका ने किसको चेतावनी दी, जापान को। तो जापान के शहर को निपटाने के लिए अमेरिका ने पहला परमाणु बम का प्रयोग किया। अमेरिका ने पहला परमाणु बम किसके ऊपर गिराया था, जापान का शहर है। तो पहला परमाणु बम गिरा था जापान का शहर। तो जापान के शहर का नाम क्या, हिरोशिमा। क्या नाम हो जाएगा, हिरोशिमा। तो इसके ऊपर जो परमाणु बम गिरा था उस परमाणु बम का नाम क्या रखा, अमेरिका वालों ने, लिटिल बॉय। यानी कि क्या, छोटा बच्चा। तो छोटा बच्चा नाम का यानी कि लिटिल बॉय परमाणु बम जो गिरा था किसके ऊपर गिरा था, जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर गिराया गया था। यहाँ तक समझ में आया। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि पहला परमाणु बम की तारीख हम लिख देते हैं। क्या तारीख थी, 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया जो जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। इसका नाम क्या रखा था, लिटिल बॉय। बात क्लियर हो गई। आगे हम देखते हैं दूसरा परमाणु बम था। तो दूसरा परमाणु बम जो गिराया गया, दूसरा परमाणु बम ये गिराया गया ठीक 3 बार यानी कि 9 अगस्त 1945 को। ये कहाँ गिराया गया था, जापान का ही शहर है। तो जापान का जो दूसरा शहर उसका नाम क्या हो जाएगा, नागासाकी। तो नागासाकी पर जो परमाणु बम गिरा था उसका नाम रखा था फैट मैन। उस परमाणु बम का नाम क्या था, फैट मैन, यानी कि मोटा आदमी। तो इस प्रकार से अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों को बर्बाद कर दिया था। तो ये परमाणु बम इतना भयंकर था कि वो दोनों शहर क्या हो गए थे, पूरे बर्बाद हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जब अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग करने लगा तो अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र है उनको छोड़ने के अलावा बाकी जो मित्र राष्ट्र बचे हुए सेकंड पोजीशन पे उनके ऊपर भी परमाणु बम अटैक हो सकता है। तो इसके लिए, इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी व्यक्ति हैं। तो अमेरिका एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, अमेरिकी व्यक्ति
तो अमेरिकी व्यक्ति का नाम क्या हुआ? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने देखा कि इस प्रकार से जापान बर्बाद हुआ परमाणु बम की चपेट में आकर, परमाणु बम के कारण, तो विश्व के और देश के ऊपर भी परमाणु बम गिराया जा सकता है। तो यह भयंकर नुकसान जो हुआ है, इस नुकसान को रोकने के लिए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के प्रयासों से इनको एक सुझाव आया। सुझाव क्या आया? इस विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक संगठन बनाने का सुझाव आया। तो उस संगठन का नाम क्या रखा? यूएनओ। तो यूएनओ का मतलब क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में अपन इसकी बात करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी कि पूरे विश्व के राष्ट्रों का एक संघ होगा जो बिना अनुमति के, बिना इस प्रकार की कोई घटना दोबारा ना घटे, तो इसके लिए क्या बनाया गया? एक संगठन बनाया गया। तो ये संगठन बनाया गया था। तो इस संगठन में कितने देशों ने भाग लिया था? यानी कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया था। तो अमेरिका सहित 51 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया था। कितने देशों ने लिया था? 51 देशों के राष्ट्राध्यक्ष। तो राष्ट्राध्यक्ष का क्या मतलब निकालोगे आप? प्रत्येक देश का जो राष्ट्रपति होता है, अगर किसी देश में राष्ट्रपति नहीं है तो वहां का क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो जो प्रधानमंत्री होता है वह उस देश का राष्ट्रपति कहलाएगा, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष कहलाएगा। तो प्रत्येक देश का जो देश का प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि होता है, उसे क्या कहा जाएगा? उस देश का राष्ट्राध्यक्ष कहा जाएगा। तो इस प्रकार से 51 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने इसमें भाग लिया था। और ये जो बैठक हुई थी, ये बैठक कहाँ पर हुई थी? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर हुई थी? उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुई थी। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आप मैप में देख रहे हो, मैं दिखा देता हूँ। जो अमेरिका के पूर्व में आपको दिख रहा है ब्रिटेन, जो महाद्वीप दिख रहा है, यूरोप महाद्वीप, इसके साइड में देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये अटलांटिक महासागर जो लिखा हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये वाला कौन सा है? उत्तरी भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा कौन सा होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। तो इसमें ये बैठक हुई थी। तो इस बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया था, यानी कि दूसरा वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो इसमें सबसे बड़ी जो शक्ति उभर कर सामने आई थी, तो इस वाले छोर पर कौन है? पश्चिमी ध्रुव पर कौन था? अमेरिका था। पूर्वी ध्रुव पर कौन सा था? यहाँ पर कौन सा देश है? रूस। यहाँ पर कौन सा देश है? रूस। देखो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, वो कौन सा देश है? रूस। और इधर वाले छोर पर कौन सा देश है? अमेरिका। तो यहाँ पर रूस के नीचे क्या आता है? सबसे पूर्वी देश माना जाता है हमारे पूरे विश्व का, उसका नाम क्या है? जापान। तो रूस किसके साथ था? जापान के साथ था। और अमेरिका किसके साथ था? ये यूरोप महाद्वीप, यानी कि हम किसको बोलेंगे? ब्रिटेन या लंदन या इंग्लैंड को बोलेंगे। तो यूरोप के साथ कौन था? अमेरिका। और जापान के साथ कौन था? रूस था। तो अमेरिका ने जापान के ऊपर पहला परमाणु बम फेंका, यानी कि 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम क्या रखा था? लिटिल बॉय। हमने बताया कहाँ फेंका था? हिरोशिमा। दूसरा वाला कहाँ फेंका था? नागासाकी। तो हिरोशिमा नागासाकी में कंफ्यूजन किस बात का होता है? देखो, तो हमारी अल्फाबेट होती है ABCDFG, तो H पहले आता है इसलिए हिरोशिमा, N बाद में आता है इसलिए नागासाकी। सिंपल बात है ना? आगे देखो, तो पहला परमाणु बम जापान के ऊपर फेंका, दूसरा वाला भी कहाँ फेंका था? जापान के नागासाकी पर। वो कब फेंका गया था? 9 अगस्त को फेंका गया था। कब फेंका गया था? 9 अगस्त 1945 को। तो इस तरीके से जापान की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी। तो दूसरी बार इस तरह की कोई घटना घटित ना हो, इसके लिए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा प्रयास किया गया, एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा? यूएनओ। तो ये यूएनओ का काम हम पढ़ रहे हैं, 2 ध्रुवीयता का। तो यूएनओ का मतलब इसने समझाया कि ये वाली जब हमारी स्थिति बनी थी पूरे विश्व में, तो उसके दौरान सबसे बड़ी ताकत जो सामने आई थी उसका नाम क्या था? यहाँ पर अमेरिका। और दूसरी ताकत जो सामने आई थी उसका नाम क्या था? रूस। तो यहाँ पर इस वाले पृथ्वी के 2 भाग हमने करे, उत्तर से दक्षिण में। तो पृथ्वी के पूर्वी ध्रुव पर कौन सी ताकत थी? रूस। पश्चिमी क्षेत्र पर, पश्चिमी ध्रुव पर कौन सी ताकत थी? अमेरिका। तो यानी कि इन दोनों देशों का जो दबदबा था, इनका पावर, महाशक्तियां जो थी, तो ये महाशक्तियों के सामने रूप में उभर कर आए। दोनों महाशक्तियों का पावर कम करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ध्रुवीयता का अंत। तो ये जो 2 ध्रुवीयता होती है, तो एक ध्रुव पर कौन बेटा? पूर्वी ध्रुव पर रूस था, पश्चिमी ध्रुव पर कौन था? अमेरिका था। तो दोनों के पावर की, यानी कि पावर किस वजह से होगा? इनकी सैन्य शक्ति के अनुसार होगा। तो इनकी सैन्य शक्ति को कम करने के लिए एक संगठन बनाया था, तो ये संगठन क्या रखा गया? यूएनओ। तो
तो इस संगठन में जो सबसे पहली बात हुई थी, तो दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हो, या दो ध्रुवीयता से आपका क्या तात्पर्य। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हो। मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूं, दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हो, या इसका क्या अर्थ होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के ऊपर या विश्व में दो महान शक्तियों का उदय होना, यानी कि एक क्या हो गया रूस, एक क्या हो गया रूस, दूसरा क्या हो जाएगा अमेरिका। तो इस पृथ्वी के ऊपर या विश्व में दो महान शक्तियों का उदय होना, या उनकी सैन्य शक्ति का प्रभावशील होना, या सैन्य शक्ति की स्थापना होना क्या कहलाएगा, दो ध्रुवीयता कहलाएगा। तो एक तरफ कौन सी सैन्य शक्ति आ गई अमेरिका की, दूसरे छोर पर कौन सी आ गई, रूस आ गई। तो इनकी पावर को समाप्त करने के लिए, इनकी ध्रुवीयता का अंत करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और घटित हुई थी, तो वो जो घटना हुई थी, तो यहाँ पर एक शीत युद्ध के दौरान, कौन से युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान। तो शीत युद्ध क्या था हमारा, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, यानी कि 1945 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। इसकी तारीख बेटा 1 सितंबर से 7 सितंबर, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, 1 सितंबर 1939 से 7 सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। तो 7 सितंबर की घटना हुई, इसके बाद क्या संगठन बनाया गया, यूएनओ बनाया गया था। तो इस दौरान ये रूस और विश्व युद्ध को तो रोका गया, लेकिन ये रूस और जो अमेरिका था, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, आंतरिक रूप से मनमुटाव हो गया। यानी कि ये देश जो था अमेरिका को गिराना चाहता था, अमेरिका किसको गिराना चाहता था, रूस को गिराना चाहता था। तो दोनों अपनी शक्तियों के दम पर जो युद्ध लड़ रहे थे आपस में, उस युद्ध का एक नाम रखा था जिसका नाम क्या था, शीत युद्ध। शीत का मतलब क्या होता है, कोल्ड। शीत का मतलब क्या हो जाएगा, कोल्ड। युद्ध का मतलब क्या होता है, वार। तो कोल्ड युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। कोल्ड वार का मतलब क्या, बहुत इजी है, इधर ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा, कोल्ड वार, यानी कि ऐसा युद्ध हथियार से लड़ना प्रारंभ तो यहाँ था दूसरे विश्व युद्ध में। अब यहाँ पर जो अपन लड़ेंगे वो कौन सा युद्ध होगा, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का मतलब होगा ऐसा युद्ध जो बिना हथियार के लड़ा जाता हो, यानी कि अपन युद्ध करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, कोई हथियार का प्रयोग नहीं होगा। तो एक देश अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार रूस को नीचा गिराने का प्रयास करेगा, या इसकी बुराइयां करेगा, इसके आर्थिक विकास में बाधा बनेगा, या इससे नफरत करेगा, या किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन करेगा। वही स्थिति कौन दोहराएगा, रूस किसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। यानी कि दोनों देश आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, यानी कि नफरत करेंगे। तो ये युद्ध कौन सा कहलाएगा, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की डेफिनेशन सुनो, ऐसा युद्ध जो बिना हथियार के लड़ा जाता हो, तो फिर किस प्रकार से होगा, ऐसा युद्ध जो बिना हथियार के लड़ा जाता हो और एक देश दूसरे देश को नीचे गिराने की भावना अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार जब जागृत हो जाती है, या दर्शाता है, या तो उसे नीचे गिराना चाहेगा, या उससे नफरत करेगा, है ना, या ईर्ष्या करेगा, या घृणा करेगा, इससे कॉम्पिटिशन करेगा, या इसकी बदनामी करेगा। टोटल मिला के ये इसकी बदनामी करेगा, ये इसकी बदनामी करेगा, इसके बारे में बुरा बोलेगा, अच्छा नहीं बोलेगा। तो बुरी बात करना है या उसको गिराने का प्रयास करना है, क्या कहलाएगा, शीत युद्ध कहलाएगा। बात समझ क्या, तो इतना हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लिख रहे हो कि मिटा दूं, लिख लिया, वेरी गुड। आगे देखो, तो यहाँ पर एक मॉडल था, आपको मॉडल ये बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो, एक मॉडल था 1990 में, जो मॉडल आया था उसका नाम रखा गया था शॉक थेरेपी। क्या नाम रखा गया था, शॉक थेरेपी। तो शॉक का मतलब है जब अपन किसी को अचानक से डरा देते हैं, या कुछ घटनाएं हो जाती है, तो उसके लिए अपन क्या देते हैं, उसको शॉक। और दूसरा क्या, थेरेपी। थेरेपी का मतलब क्या हो जाता है, जब अपन को लग जाती है तो अपन उसका इलाज कराते हैं, उपचार कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये चीजें क्या कहलाएगी, थेरेपी, यानी कि बाद में उसका इलाज करवाना। तो शॉक थेरेपी का मॉडल कब आया था, 1990 में आया था। तो ये क्या, एक प्रकार का मॉडल को क्या बोलते हैं अपन, योजना। तो ये क्या थी, एक प्रकार की योजना थी। तो ये योजना जो प्रारंभ करने वाला था वो कौन था, विश्व बैंक। कौन था, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक बोलेंगे। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये मॉडल तैयार किया गया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को आईएमएफ बोलेंगे, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। तो इन दोनों बैंकों के द्वारा कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे, योजना अपनाएंगे, जिसका नाम क्या रखा गया, शॉक थेरेपी।
तो शॉक थेरेपी के अंतर्गत क्या हुआ था, इसकी डेफिनेशन सुनो, बहुत इजी है, बहुत आसान है। पहले किसी को आघात या नुकसान पहुंचाना और बाद में उसका उपचार करना। बाद में क्या करना, उसका उपचार, यानी कि बाद में उसका उपचार करना। तो उपचार अपन करेंगे, पहले तो नुकसान पहुंचा तो फिर उसका इलाज करेंगे, ये कौन सा तरीका हुआ। दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे कि अपन से कोई गलती हो गई है, अपना फ्रेंड है, उसको अपन ने गाड़ी से गिरा दिया, उसकी टांग टूट जाती है, जब पैर उसका टूट जाएगा तो उसका इलाज कराएंगे। अब इलाज में हो सकता है कि 2 महीने में रिकवर हो रहा हो, या उसको ज्यादा समय लग रहा है, तो अपन इतने समय तक तो उसके पास बैठ नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, उसका जितना भी ट्रीटमेंट का खर्चा होगा वो खर्चा किसको दे देंगे, अपन अपने फ्रेंड को दे देंगे, और बाकी अपन क्या हो जाएंगे, वहां से चले जाएंगे। आप डेफिनेशन सुनना, आराम से इजी है, बहुत याद हो जाएगा। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होगा, पहले किसी को आघात या नुकसान पहुंचाया, उसके बाद अपन ने क्या करा, उसका उपचार किया। तो उपचार जो हमने यानी कि उसका ट्रीटमेंट किया इसके लिए, तो इसमें जो बदलाव होने थे, नए जो बदलाव, नए नए प्रयासों के बदलाव होने थे, तो ये प्रयासों के जो परिवर्तन के बदलाव थे, इनको एकदम से उसके ऊपर लाद देना या थोपना, लादना या थोपना, यानी कि धीरे धीरे वो ठीक हो रहा था, लेकिन अपन ने क्या बोला कि तू तो एकदम से ठीक हो जा, ये गोली दवाई पकड़, इसको सारी आज ही खा ले और इसको बिल्कुल ठीक हो जा। समझ में? तो ऐसा तो संभव नहीं, धीरे धीरे बदलाव होगा, प्रयास उसमें धीरे धीरे रिकवर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉक थेरेपी का मतलब पहले किसी को नुकसान पहुंचाना या आघात पहुंचाकर बाद में उसका उपचार करना, और उसमें धीरे धीरे परिवर्तन के जो प्रयास थे, उन प्रयासों के बदलाव को एकदम से उसके ऊपर लाद देना या थोप देना। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी शॉक थेरेपी कहलाएगी। तो इस शॉक थेरेपी के दौरान आपने देखा है, शॉक थेरेपी, तो आपको अमेरिका की मुद्रा मालूम है कौन सी है, अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर। तो अमेरिका में क्या चलती है, डॉलर। और रूस में क्या चलती है, रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। तो रूस की मुद्रा जो रूबल थी, तो रूबल से सबसे ज्यादा पैसा जो इकट्ठा किया गया था इस योजना के माध्यम से विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, तो पैसा कौन सा इकट्ठा हुआ था, रूबल। यानी कि देश रूस की मुद्रा पूरी कहाँ चली गई थी, इन विश्व बैंक और वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास चली गई थी। तो यहाँ पर रूबल जो मुद्रा थी, तो इस रूबल की मुद्रा में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। गिरावट का मतलब होता है कि जब पैसों की कीमत कम हो गई थी, तो रूबल मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो शॉक थेरेपी के दौरान इसकी मुद्रा में क्या आ गई थी, गिरावट आ गई थी। तो यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो इसके बारे में आगे चले अपन, है ना, चलो ठीक, उतार लो फटाफट, 1 मिनट का समय है, जल्दी से उतार लो, इसे कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।